हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस शानदार वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 से राजनीति विज्ञान का पहला चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत। ये बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो अपडेटेड एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर नंबर 1 हो चुका है। लास्ट ईयर तक इसमें शीत युद्ध नामक का एक चैप्टर हुआ करता था। अब उसको हटा करके इसको पहला चैप्टर रख दिया गया है और इसमें कंप्लीट चैप्टर मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखिए, दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। जैसा कि आपको चैप्टर का नाम पता चल गया है कि दो ध्रुवीयता का अंत। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के समय में पूरा विश्व दो हिस्सों में बंट गया। दो गुटों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में विभाजित हो गया और इस व्यवस्था का नाम क्या दिया गया? दो ध्रुवीयता। समझ लेते हैं। दूसरा वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था 1945 में। तो जब 1945 में दूसरा वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो उसी समय स्टार्ट हो गया क्या? शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या था? बेसिकली ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ, यूएसए और यूएसएसआर नामक दो संगठनों के बीच विचारों का टकराव था। उसे शीत युद्ध कहा जाता है। देखते हैं तो क्या था। तो दूसरा विश्व जब ख़त्म हुआ तो शीत युद्ध चालू हो गया। तो जो पूरी दुनिया के देश थे, एक तरफ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो गया, दूसरी तरफ सोवियत संघ, इन दोनों गुटों में बंटते जा रहे थे। तो यूएसए की तरफ और यूएसएसआर की तरफ दो गुटों में दुनिया बंटती जा रही थी। और इसी बंटवारे को या इसी व्यवस्था को, जिसमें दुनिया भर के जो देश हैं दो गुटों में बंटते जा रहे हैं, उसे क्या नाम दिया गया? दो ध्रुवीय विश्व का नाम दिया गया। तो आई होप आपको ये मीनिंग समझ आ चुका होगा। इसको और अच्छे समझते हैं कि जो पहली दुनिया थी, जो पहला गुट था वो था यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, और जो दूसरा गुट था वो सोवियत संघ का, जिसे यूएसएसआर कहते थे। अब बात करते हैं इनकी विचारधारा। तो यूएसए की विचारधारा पूंजीवादी थी, जबकि सोवियत संघ की विचारधारा समाजवादी थी। देखें, जो यूएसए ने 12 देशों के साथ मिलकर के नाटो का सैन्य संगठन बनाया था, वहीं सोवियत संघ ने 15 देशों के साथ मिलकर के वार्सा पैक्ट नाम का सैन्य संगठन बनाया। यूएसए की तरफ बात करें तो इधर अमेरिका में मेन देश था, इधर रूस मेन देश था। मतलब यहाँ पे रूस की चलती थी और इधर अमेरिका की चलती थी। यहाँ पे 12 देश सदस्य थे, यहाँ पर 15 देश सदस्य थे। इस वाले ग्रुप को पश्चिमी खेमा कहा जाता था, इस वाले को पूर्वी खेमा कहा जाता था। इनको एक और नाम से जाना जाता था। यूएसए वाले को पहली दुनिया के नाम से जानते थे, और जो सोवियत संघ वाला है उसे हम दूसरी दुनिया के देश कहते थे। तो कुल मिला के ये समझिए कि विश्व दो हिस्सों में बटा, एक पहली दुनिया और दूसरी दुनिया। तो पहली दुनिया यूएसए अमेरिका की तरफ थी और दूसरी दुनिया सोवियत संघ यूएसएसआर की तरफ से। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये सब कुछ। चलते हैं आगे। नोट में खास बात लिखी है कि शीत युद्ध के समय जो था भाई, अमेरिका और जो सोवियत संघ था उसके बीच वैचारिक टकराव था। बेसिकली शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध वो स्थिति है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव की स्थिति, और ये 1945 से 1990 तक चला। कुल मिला के यूँ समझे कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो मतभेद था किस चीज़ को लेकर के, अपनी विचारधारा को लेकर के, उसी को शीत युद्ध कहा गया। और ये 1945 से 1990 तक चला। बात करते हैं आगे। इस चैप्टर के अंदर जो मेन आपको तारीखें याद रखनी है, जो कुछ डेट हैं। पहली चीज़ आपको पहले से शायद सुना भी होगा, आपने देखा, पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 के बीच पहला विश्व युद्ध चला। दूसरा 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला। उसी के तुरंत बाद 1945 से 1990 शीत युद्ध आ गया। 1917 में रूसी क्रांति आई, और रूसी क्रांति के बाद ही यूएसएसआर का जन्म हुआ था। मतलब यूएसएसआर नामक जो संगठन है वो 1917 की रूसी क्रांति के बाद हुआ। ठीक, यहीं अगले पॉइंट पे ये लिखा 1917 में सोवियत गणराज्य की उत्पत्ति थी, यूएसएसआर तभी उत्पन्न हुआ। उसके बाद 1961 में बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ। आपको आगे पता चलेगा बर्लिन की दीवार क्या है। 1980 में हथियारों की होड़। हथियारों की होड़ बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जब एक देश हथियार बनाता है तो दूसरा देश भी उसे देख करके हथियार बनाता है कि कहीं मैं उससे पीछे ना रह जाऊँ। एक तरीके से एक कंपटीशन होता है जिसमें दुनिया भर के देश एक दूसरे को देख करके एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए हथियार बनाते रहते हैं, हथियारों की होड़ लगा देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। 1980 के बाद 9 नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। 1961 में बनाया गया था और 1989 में से गिरा दिया गया। उसके बाद 25 दिसंबर 1991 को कुल मिलाकर के अंतिम तौर पर सोवियत संघ खत्म हो गया। उसके बाद 1991 में यूगोस्लाविया नामक एक जो राज्य था उसका खात्मा हो गया, उसका पतन हो गया। उसके बाद 1991 से 2001 तक जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया के अंदर तनावपूर्ण माहौल रहा।
1991 से 2001 तक ताजिकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति रही। मतलब अंदर लोग आपस में ही क्या है, देश के अंदर ही जो लोग हैं वो आपस में झगड़े वगैरह करते रहे या लड़ाई वगैरह होती रही अंदर। एंड 1991 के अंदर जो बोरिस येल्त्सिन है उनकी सरकार रूस में बन जाती है। मतलब अब जब सोवियत संघ टूट जाता है तो रूस के अंदर बोरिस येल्त्सिन की सरकार बन के तैयार हो जाती है। तो ये वाला स्लाइड आपको क्लियर। चलते हैं अगला टॉपिक जो है हमारा, वो है बर्लिन की दीवार। तो बर्लिन की दीवार को बहुत ऐसे समझिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। यहाँ पे बाई मिस्टेक प्रतीक हो गया, यहाँ पे प्रतीक होना चाहिए कि जो बर्लिन की दीवार थी वो दोनों के बीच क्या काम करती थी, पूंजीवादी दुनिया को और साम्यवादी दुनिया को बांटने का काम करती थी। इसी प्रकार से आगे एक और पॉइंट लिखा है लूडो, पश्चिम बर्लिन पूर्वी बर्लिन को अलग करने के लिए इस दीवार का निर्माण 1961 में किया गया था, कि 1961 में इस दीवार को बना करके तैयार किया गया था। बात करें इस दीवार की जो लंबाई थी, इस दीवार की लंबाई लगभग 150 किलोमीटर के से ज़्यादा थी और ये दीवार 28 सालों तक बनी रही। एंड फाइनली 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा इस दीवार को गिरा दिया गया। तो कुल मिला के ये बर्लिन की दीवार के बारे में। एंड जब ये दीवार गिर गई तो जो पूर्वी और पश्चिम बर्लिन था जो कि जर्मनी के अंदर था वो इकट्ठा हो गया आपस में। क्या है, जो हिस्सा बीच में बटा हुआ था अब बीच की दीवार हट गई और ये दोनों देश क्या हो गए, आपस में इकट्ठा हो गए, दोनों एक साथ आकर के जुड़ गए। अगले टॉपिक पे चलते हैं, सोवियत व्यवस्था या सोवियत प्रणाली। जब आपसे पूछा जाए कि सोवियत व्यवस्था क्या है या सोवियत प्रणाली क्या है तो आप क्या बताएंगे। देखते हैं हम लोग क्या क्या जिसमें मेंशन चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, समाजवादी सोवियत गणराज्य जिसे हम यूएसएसआर कह रहे हैं वो 1917 में रूस की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। उसके बाद ये क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में थी, क्योंकि ये खुद समाजवाद को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, समाजवाद को, इसलिए ये पूंजीवाद के खिलाफ है। ये दोनों एक दूसरे के विरोध की विचारधाराएं हैं। एक तरफ समाजवादी जो समाज कल्याण को मानती है और पूंजीवाद जिसमें पैसे को बढ़ावा दिया जाता है। इसका जो तीसरा पॉइंट है, हमें इसमें निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त कर दिया गया। इसमें यह कहा गया कि निजी प्रॉपर्टी के नाम पर कोई भी संस्थाएं नहीं बनाई जाएंगी, बल्कि समाज को समानता के सिद्धांत पर रचने की कोशिश, मतलब समाज को समानता के आधार पर सभी लोग बराबर हों इसके हिसाब से कोशिश की जा रही थी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है, सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को ज़्यादा महत्व दिया। राज्य मतलब सरकार, जो सरकार थी वहाँ की वो केवल एक ही पार्टी से बनी हुई थी, उसी पार्टी के अंतर्गत यहाँ पे सब कुछ चल रहा था। तो सरकार और पार्टी के को प्राथमिकता दी गई, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। इसके बात करें, सोवियत राजनीतिक प्रणाली में केवल एक ही कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक ही पार्टी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी पूरे सोवियत संघ के अंदर। अगले लास्ट इसमें देखिए, अगला जो पॉइंट है लास्ट ही है हमारा इसमें, इस व्यवस्था में योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थे। जो इसकी अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल योजनाबद्ध, बिल्कुल प्लानिंग के साथ होती थी और राज्य मतलब सरकार के वो नियंत्रण में थी। तो आई होप आपको ये वाली स्लाइड भी क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं सोवियत प्रणाली की खास खास बातें। वैसे तो आप ऊपर से भी एक दो पॉइंट उठा के लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे और भी अच्छे पॉइंट लिखेंगे जिन्हें आप आंसर में अपने मेंशन कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका है तो एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सोवियत व्यवस्था क्या थी और इसके आप विशेषताएं बताइए। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं, सबसे पहला है सोवियत प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। मतलब जो केंद्र बिंदु था वो था भैया आपकी कम्युनिस्ट पार्टी के आसपास ही सोवियत प्रणाली सारी की सारी टिकी हुई थी। इस दल का सभी संस्थाओं पर नियंत्रण था। जितनी भी संस्थाएं थी, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की हो, सब पर, सभी संस्थाओं पर इसी पार्टी ने अपना नियंत्रण बना रखा था, कम्युनिस्ट पार्टी ने। सोवियत प्रणाली में संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण था। जैसा कि पहले ही पढ़ा हमने कि यहाँ पर जो संपत्ति थी या प्रॉपर्टी थी वो किसके कंट्रोल में थी, सरकार की, मतलब कि राज्य के कंट्रोल में थी। सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे जिसमें खनिज तेल सबसे अधिक मात्रा में शामिल था। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे लेवल का था। यहाँ पे हर एक प्रकार की चीज़ें बनाई जाती थी, चाहे छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो। सोवियत संघ में बेरोजगारी, जो सबसे अच्छी बात है, उस देश के अंदर बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती थी। बात करें अमेरिका के अलावा, अमेरिका को छोड़ दी तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया में
शेष विश्व की तुलना में सबसे ज़्यादा विकसित थी। मतलब पूरी दुनिया में अमेरिका के अलावा जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था है वो अच्छी क्वालिटी की, मतलब अच्छे डेवलप लेवल पे पाई जाती थी। अगले पेज पे चलते हैं और भी इसके बारे में। यहाँ की जो संचार व्यवस्था, मतलब कम्युनिकेशन, जिससे हम बातचीत करते हैं, कॉल वगैरह करते हैं, तो संचार प्रणाली बहुत ही अच्छे दर्जे की थी। आवागमन मतलब ट्रांसपोर्ट यहाँ का बहुत अच्छा था। यहाँ से पिन से लेकर के कार, मतलब छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ यहाँ पर बनाई जाती थी। यहाँ पर नागरिकों के जीवन के लिए न्यूनतम चीज़ें और बुनियादी जो चीज़ें थी वो सरकार देती थी। चाहे बच्चों की शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या बच्चों की देखभाल करने की, या कोई पब्लिक वेलफेयर का काम हो, वो सारा का सारा सरकार के हाथ में था। भूमि पर और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामी मतलब मालिकाना हक सरकार मतलब राज्य का होता था। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ है वो सारी की सारी किसके अंडर थी भाई? कम्युनिस्ट पार्टी की एकमात्र सरकार के पास थी। चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर जो गोरबाचेव, जो कि बेसिकली यहाँ पर अंतिम राष्ट्रपति के तौर पर थे, जो हमारे सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति रहे। इसके बाद सोवियत संघ बिखर गया। तो यहाँ पे साफ तौर पर लिखा है कि मिखाइल गोरबाचेव जो कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे भूमिका निभाई, या यूँ कह लें इनकी वजह से क्या हो गया, सोवियत संघ टूटा भी। तो 1985 में वो सत्ता में आते हैं। मिखाइल गोरबाचेव 1985 में सोवियत संघ की शासन व्यवस्था को संभालते हैं और सोचते हैं कि अर्थव्यवस्था सुधारी जाए। तो सुधारने के लिए उन्होंने कुछ नीतियाँ अपनाई। इसमें से पहली नीति का नाम है उस्कोरेनी। उस्कोरेनी को हिंदी में कहते हैं त्वरण। त्वरण को ही समझ लेते, तेज लाना, तेज करना, विकास की गतिविधि को तेज करना। तो अर्थव्यवस्था की वृद्धि को गुणात्मक दृष्टि से नई अवस्था की ओर ले जाने को हम क्या कहते हैं? त्वरण या उस्कोरेनी। दूसरी जो नीति थी, दूसरी नीति का नाम था पेरेस्ट्रोइका, इसे कहते हैं पुनर्गठन। इसके तहत जितने भी राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक विभाग थे उनमें सुधार की बात की गई कि इनको सुधारा जाए। इसके बाद है ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट इसका मतलब था खुलापन। नागरिकों को यह अधिकार दिया गया कि वो सरकारी विषयों पर अब खुल कर के अपनी बात रख सकते थे। इससे पहले ये था कि जितने भी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक अपनी विचार नहीं रख सकता था। लेकिन इनके आने के बाद सार्वजनिक विषयों पर लोगों की राय मांगी गई। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखिए, ग्लासनोस्ट का मतलब हो गया खुलापन, पहले ढील देना। हमने क्या कर दी? पहले ढील दे दी, ठीक है, थोड़ा सा ढील दे दी हमने। फिर हमने उसको क्या किया? समेटने की कोशिश करी। तो जब लोगों को ढील मिली तो लोग क्या हो गए? आज़ाद होना चाहते थे, कि काफ़ी समय से, लगभग काफ़ी सालों तक यहाँ पर क्या है, एकमात्र पार्टी की वजह से लोग परेशान भी थे। तो जब लोगों को खुलापन मिला तो लोग पुनर्गठित नहीं हुए, बल्कि क्या हो गया, उसका नुकसान यहाँ पर सोवियत संघ को भोगना पड़ा। देखिए आगे नोट में भी कुछ अच्छी बात लिखी है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पश्चिम की बराबरी तथा प्रशासन की ढील ने सभी गणराज्यों को अलग राज्य की मांग को बढ़ावा दी। जब उन्हें कई सालों से वो एक संगठन में बंधे हुए थे और उनकी सुनी नहीं जाती थी, एकमात्र रशिया के अंदर सब कुछ चलता था, तो उसके तहत जब राज्यों को खुलापन मिला तो उसकी वजह से राज्यों ने अलग होने की मांग सोवियत संघ के सामने रख दी। एंड यहाँ से कहानी शुरू होती है सोवियत संघ के विघटन की। तो सोवियत संघ का विघटन जानने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि सोवियत संघ में 15 देश थे। सोवियत संघ में कितने देश शामिल थे? 15। आपको नंबर दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे यहाँ पर 1 बाई 1 उनके आपके नाम दिए गए। मैं पढ़ के बता देता हूँ फिर भी। आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लताविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान, ये 15 देशों से मिलकर के सोवियत संघ बना हुआ था। अब सोवियत संघ टूटा कैसे? इन 15 गणराज्यों में सोवियत संघ टूटा कैसे? तो कुछ बिंदु आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक एक पॉइंट को आगे समझा देता हूँ। चलिए, तो इसमें पहला जो पॉइंट है वह है आपका नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना। सोवियत संघ की जो सरकार थी, उनकी जो राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं थी, अंदर से कमज़ोर होने की वजह से वो नागरिकों की आवश्यकताओं को, नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ रहे। इस वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। पॉइंट नंबर 2, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा। पहली बात, नौकरशाही होती क्या है? जो सरकारी विभाग होते,
पुलिस डिपार्टमेंट, आईएएस, आईपीएस, ये सब नौकरशाही का हिस्सा होते हैं। तो जितना भी सरकारी था, सोवियत मंत्रालय था, ये सोवियत व्यवस्था थी, उस पर मुख्य तौर पर किसका शिकंजा चलता था? सोवियत सोवियत संघ में मौजूद नौकरशाही व्यवस्था का। तो सोवियत संघ के अधिकतर संस्थाएं नौकरशाही के अधीन थी, जो कि केंद्रीकृत रूप से कार्य करती थी। मतलब केंद्रीकृत बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर थी। तो कुछ ये डायग्राम आपको बता रहे किस तरीके से चल रहा है नौकरशाही की, मेरी मर्जी मेरे हिसाब से काम होगा। चलते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट है हमारा, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। देखो, एकमात्र पार्टी थी, वो पार्टी कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी का सिंबल है, आप याद कर लेना। तो 1917 में भैया साम्यवादी क्रांति के बाद ये बना था, और तब से लेकर के जब तक सोवियत संघ टूटा नहीं, तब तक मात्र सोवियत संघ के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का ही चलता था। तो इस वजह से देखें तो वहाँ पर क्या है, एकमात्र पार्टी होने की वजह से भी लोग थोड़े से परेशान थे, तो भी ये टूटने की वजह बन सकती है। चौथा पॉइंट है मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियाँ। जो उन्होंने सुधार करने की कोशिश की, उसका लोगों ने किया विरोध। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के नाम की आर्थिक और राजनीतिक सुधार किए, लेकिन इस सुधार का लोगों ने गलत फायदा उठाया और सोवियत संघ को क्या हो गया भैया, टूटना पड़ा। ये सोवियत संघ 15 भागों के अंदर विभाजित हो गया। तो एक प्रकार से मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों को भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया कि सोवियत संघ इसकी वजह से भी टूटा। अगला पॉइंट है अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई। अर्थव्यवस्था बिल्कुल रुक सी गई जब ये सब विघटन, जब स्थिति खराब होने लगी देश की, तो वहाँ पे अर्थव्यवस्था क्या हो गई, रुक गई। और ये नहीं, ऐसा कई वर्षों तक चला, सिर्फ 1-2 महीने की बात नहीं, कई वर्षों तक ऐसा चला, जिसके कारण वहाँ पे उपभोक्ता वस्तुएं, मतलब खाने पीने की वस्तुएं या वहाँ की जो डेली यूज़ की वस्तुएं, वहाँ पर कमी आने लगी, तो लोग नाराज होने लगे सरकार से। बात करें राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं आंतरिक कमजोरी के कारण जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। भाई देखो, अंदरूनी कमजोरी हो गई उनके अंदर, लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग नाराज हो रहे हैं सरकार से, तो देश टूट रहा है धीरे धीरे। बात करें संसाधनों का अधिकतर हिस्सा परमाणु हथियार व सेना पर खर्च किया जाता था। देखो भाई, अगर आप बम बनाओगे, सेना पर खर्च करोगे, अच्छी बात है, आपकी सेना मजबूत होगी, लेकिन अगर आप वही सब पैसा देश के विकास पे भी खर्च करोगे साथ के साथ, तो शायद देश के लोग खुश रहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि अधिकतर जो चीज़ें थी वो परमाणु हथियार बनाने में या हथियारों की होड़ के चलते परमाणु हथियार बनाए गए, या ज़्यादातर हिस्सा सेना पर खर्च कर दिया गया। तो देश के विकास की जो रफ्तार है वो धीमी हो गई और देश बिखरने लगा। सोवियत संघ क्या हो गया, टुकड़ों में बंटने लगा। ओके, बात करें नागरिकों को ये पता चल गया, नागरिकों को जानकारी हो गई कि सोवियत राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर नहीं है। मतलब सोवियत संघ अपने लोगों को ये कहता था कि भई हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, हम उन्नत लोग हैं, हमारा डेवलपमेंट अच्छा है, लेकिन लोगों को जब ये एहसास हुआ कि ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, पश्चिम वाले देश हमसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, वहाँ का जीवन स्तर काफ़ी अच्छा है, वहाँ की जनता काफ़ी अच्छे से रह रही है, तो सोवियत संघ की जो नागरिक हैं उनको बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची और उन्होंने सरकार के खिलाफ तीखा रुख अपना लिया। बात करेंगे अगले पॉइंट की। जो अगला पॉइंट है गतिरुद्ध प्रशासन, भ्रष्टाचार, सत्ता का केंद्रीकरण। तीनों आसान से पॉइंट बारी बारी समझते हैं। देखिए, जब एक हाथ में था सब कुछ, तो प्रशासन एक समय के बाद बिल्कुल रुक सा गया। प्रशासन क्या हो गया, रुक गया, क्योंकि दूसरी पार्टी का विकल्प नहीं था, तो उस पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार आना स्वाभाविक है कि भाई कोई कुछ छोटा काम हो या बड़ा काम हो, उसी सरकार को करना है, एक ही पार्टी की सरकार है। तो भ्रष्टाचार हो गया उसकी वजह से, एंड एक होने की वजह से सारी की सारी जो बागडोर है, जो सत्ता है, वो केवल कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में आ गई। तो कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता का केंद्रीकरण करके बैठी थी, तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, जिसने क्या किया, सोवियत संघ के विघटन में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। बात करें रूस की प्रमुखता, हमें बताया गया और हम पढ़ भी रहे हैं इसके बारे में कि जो सोवियत संघ है वो 15 गणराज्यों से मिलकर के बना हुआ था, लेकिन उसमें जो मेन व्यक्ति था, जो पूरे देश को संभाल रहा था, या पूरे उसको सोवियत संघ को लीड कर रहा था, वो रूस था। अब रूस की हर बार मान कर सुन कर के लोग थोड़े से परेशान थे। भले ही सोवियत 15 गणराज्य से मिलकर बना हुआ था, किंतु प्रशासन और नियंत्रण के नाम पर हमेशा किसकी सुनी जाती थी, रूस की। और ये भी एक कारण बनता है सोवियत संघ के विघटन का। तो ये तो हो गया भैया विघटन।
अब हम देखते हैं इसके विघटन के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या परिणाम सामने देखने को हमें मिलते हैं। तो एक बार थोड़ा सा ढंग से समझ लेते हैं कि भाई जब सोवियत संघ आया तो किस प्रकार से हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो भैया ये देखिए, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो ये जो समस्या थी भैया, ये जो पार्टी थी ये ख़त्म हो गई। एंड क्या क्या परिणाम हमारे सामने देखने को आते हैं, वन बाय वन देखते। बहुत आसान टॉपिक है, क्योंकि अगर आपने पहले वाले चैप्टर अभी तक समझ लिया है तो उसको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है शीत युद्ध समाप्त हो गया। शीत युद्ध हो क्यों रहा था? क्योंकि दो पार्टी आपस में लड़ रही थी, मतलब दो गुट आपस में क्या थे, विरोध में थे। तो एक गुट हट गया साइड तो शीत युद्ध समाप्त हो गया। अब जब एक पार्टी हट गई तो अमेरिका बस सुपर पावर बचता है, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में जाना गया। एक और अच्छी बात, हथियारों की जो होड़ थी वो भी समाप्त हो गई। इसके अलावा जो दुनिया भर में 15 नए देश आ गए जो कि सोवियत संघ से अलग होकर आए थे। अगला पॉइंट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विश्व में दबदबा हो गया, मतलब कि समाजवादी विचारधारा खत्म हो गई, जिसकी वजह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी विचारधारा दुनिया में फैल रही थी। जो देश थे, जो दुनिया भर के जो देश थे, वो पूंजीवाद की तरफ बढ़ने लगे, पूंजीवाद की तरफ वो अग्रसर होने लगे। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनाया गया, या रूस ने खुद सोवियत संघ की बागडोर संभाली और वो खुद उसका उत्तराधिकारी बना, मतलब रूस भी अलग हो गया 15 देशों की तरह। समाजवादी विचारधारा का अंत हो गया, समाजवाद खत्म हो गया सोवियत संघ के विघटन के बाद। आगे बात करते हैं। खैर, ये पॉइंट पर अभी भी विवाद चलता है, आज भी समाजवादी देश दुनिया के अंदर मौजूद हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह समाजवाद खत्म हो चुका है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। राजनीति विज्ञान का जो अगला हमारा पॉइंट चल रहा है, सोवियत संघ के विघटन की घटना चक्र। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ढंग से याद रखनी है इसमें। पहला है मार्च 1985, ओवरव्यू है ये, कि यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचेव देश कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा महासचिव चुने जाते हैं और ये प्रमुख होते हैं। महासचिव चुने गए और यहाँ पे एक और व्यक्ति आ जाते हैं, बोरिस येल्त्सिन, उनको कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया जाता है। ठीक है। एंड यहाँ पे सोवियत संघ के अंदर सुधार की बात स्टार्ट कर दी जाती है। दूसरा पॉइंट है 1988 के अंदर लिथुआनिया में आज़ादी के लिए आंदोलन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे एस्टोनिया और लताविया में भी ये जो आंदोलन है वो फैल गया। इसी के साथ अगला पॉइंट, अक्टूबर 1989 सोवियत संघ में वार्सा समझौते के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र थे। मतलब 1989 में ये कहा गया कि जो वार्सा पैक्ट के जो सदस्य हैं भविष्य में अपना निर्णय वो ले सकते हैं। और इसी साल नवंबर में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया, जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया। फरवरी 1990 में सोवियत संघ की जो संसद ड्यूमा, तो गोर्बाचेव ने क्या किया, चुनाव के लिए वहाँ पे बहुदलीय राजनीति व्यवस्था ला दी। पहले एक दलीय था, केवल एक पार्टी का चलता था, लेकिन अब गोर्बाचेव ने कहा कि यहाँ पर क्या बहुदलीय शासन व्यवस्था हो सकती है। अब सोवियत सत्ता की कम्युनिस्ट जो पार्टी 72 साल पुरानी होने के बाद उसका जो एकाधिकार है वो ख़त्म हो गया, मतलब वो एकमात्र पार्टी नहीं बची। अब बात करें 1990 में क्या हुआ, लिथुआनिया ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मतलब वो पहला राज्य था या पहला स्टेट था सोवियत संघ का जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। जून 1990 में जो रूस की संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। पहले कौन आज़ाद हुआ, लिथुआनिया, फिर रूस ने भी अपने आप को आज़ाद कर दिया। जून 1991 में येल्त्सिन, जो बोरिस येल्त्सिन है, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। और उस पार्टी से इस्तीफ़ा देने के बाद वो खुद उन्होंने रूस के राष्ट्रपति के रूप में अपनी शपथ ली, अपने रूस के राष्ट्रपति वो बन गए। तब अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के जो गर्मपंथी लोग थे वो गोर्बाचेव के खिलाफ खड़े हो गए कि तुमने ऐसा क्यों किया भैया, गोर्बाचेव ने भैया खुलापन क्यों दिया लोगों को, मल्टीपल जो बहुदलीय व्यवस्था क्यों शुरू की, इसके खिलाफ क्या किया भी, खड़े हो गए गोर्बाचेव के खिलाफ और उनका तख्ता पलट कर दिया। खैर तख्ता पलट भी क्या किया, वहाँ पर क्या है, आखिरकार 1991 में वो खुद ही वहाँ से हट जाते हैं। अब आखिरकार देश टूट तो गया ही। सितंबर 1991 में एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, तीनों जो बाल्टिक गणराज्य थे वो तीनों क्या बन गए, यूएनओ के मेंबर बन गए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए। आपको ये इस बुक के आगे आने वाले चैप्टरों में इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा आपको। एंड 2004 में ये नाटो के सदस्य बन गए। नाटो क्या है, बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो ये देश 2004 में उसमें शामिल हो गए। पहले किसमें, यूएनओ में शामिल हुए और ये फिर बाद में नाटो के सदस्य जाकर बन गए।
दिसंबर 1991 में, दिसंबर 1991 के अंदर रूस, बेलारूस, यूक्रेन, जो आज का यूक्रेन और जो रूस था, कभी ये दोनों भी क्या थे, यूएसएसआर के सदस्य थे। तो 1922 में सोवियत संघ के निर्माण की संबंधी को समाप्त करने का फैसला ले लिया। 1922 में संधि हुई थी इस चीज़ को, उसको समाप्त करने का इन्होंने फैसला ले लिया। और यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है CIS। CIS क्या है? इसमें लिखा स्वतंत्र राष्ट्रों का राज्यकुल, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, आर्मेनिया, अजरबैजान, मालदोवा, ये जितने भी जो देश हैं, ये सारे के सारे देश इसमें पहले किसमें शामिल हो गए भैया? CIS में। सोवियत संघ को छोड़ करके ये CIS में धीरे धीरे शामिल होने लगे। इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको, अगले स्लाइड्स में मिलेगा आपको, आने वाली स्लाइड्स में। ठीक है, तो जॉर्जिया ने 1993 में राष्ट्रकुल का सदस्य बन गया और संयुक्त राष्ट्र संघ और सोवियत संघ की सीट रूस को मिली। तो UNO के अंदर सोवियत संघ की एक परमानेंट सीट थी जो कि किसको मिली? रूस को मिलती है। बात करें दिसंबर 1991, 25 दिसंबर 1991, गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया और इसी प्रकार हो गया सोवियत संघ का अंत। तो ये पूरा घटना चक्र है, आप चीज़ें, मोस्ट ऑफ दी चीज़ें याद रखें। चलते हैं आगे। यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल कंसेप्ट है जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले चैप्टर के अंदर, कि पहले दुनिया किसे कहा गया। तो भैया पहले दुनिया मैंने बताया चैप्टर के स्टार्टिंग में कि वो देश जो पूंजीवाद का समर्थन करते थे और अमेरिका के साथ वाले जितने देश थे उनको हम पहले दुनिया कहते हैं। सेम इसी प्रकार से जो दूसरी दुनिया है, वो देश जो समाजवाद के समर्थन में थे और सोवियत संघ के साथ में थे, उन्हें हम क्या कहते हैं? दूसरी दुनिया। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा CIS बेसिकली क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। तो अब ये जो देश सोवियत संघ से अलग थे वह CIS में शामिल हो गए। वही जो अलग हो रहे थे वो धीरे धीरे CIS के सदस्य बनते जा रहे थे। इसमें एक और संगठन बताया था जो मैं, सैन्य संगठन था, कहाँ का? अमेरिका का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO। ठीक है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ये अमेरिका समेत 12 सदस्यों का एक सैन्य संगठन था। इस संगठन का निर्माण 1949 में हुआ था और वर्तमान समय में इसमें 31 सदस्य शामिल हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। बात करें शॉक थेरेपी, साम्यवादी शासन के बाद आई शॉक थेरेपी। देखो बहुत ईजी टॉपिक है, ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं है शॉक थेरेपी के अंदर, क्योंकि नाम से शॉक का मतलब होता है झटका देना या चोट पहुंचाना, और थेरेपी का मतलब होता है उपचार करना। इसका शाब्दिक अर्थ भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे शाब्दिक अर्थ के तौर पे लिखा है आघात पहुंचाकर इलाज करने की जो नीति, उसे हम क्या कह सकते हैं? शॉक थेरेपी। तो जब साम्यवादी शासन समाप्त हुआ तो उसके बाद एक नया कंसेप्ट आया, इसे शॉक थेरेपी कहा गया। लिखा भी है, सोवियत संघ के पतन के बाद साम्यवादी देशों को आर्थिक विकास के लिए पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक विशेष मॉडल बनाया गया, जिसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक और IMF, वर्ल्ड बैंक और IMF नामक संगठन ने एक मॉडल बनाया, ताकि जो देश सोवियत संघ से अलग हुए हैं उनके यहाँ पे आर्थिक विकास हो सके। इस मॉडल का नाम ही क्या रखा गया? शॉक थेरेपी। अब कुछ ऐसा समझो कि अमेरिका और बड़े जो पूंजीवादी देश थे उन्होंने ही सोवियत संघ को चोट पहुंचाई थी, अब वही उसको उपचार कर रहे हैं, तो इसलिए इस कंसेप्ट को शॉक थेरेपी कहा गया। इस पे लिखा भी आगे, यह रूस, मध्य एशिया के गणराज्य व पूर्वी यूरोप के देशों के साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बदलने की प्रक्रिया है। तो बेसिकली शॉक थेरेपी एक प्रक्रिया के रूप में भी जानी जाती है, जिसमें जो साम्यवादी देश थे उनको अब पूंजीवादी बनाया जा रहा था। साम्यवाद से क्या, पूंजीवादी की ओर जाने की जो प्रक्रिया है उसे भी क्या कहा गया? शॉक थेरेपी। मतलब ये सब शॉक थेरेपी के बारे में ही है। ये मॉडल किसने दिया? वर्ल्ड बैंक और IMF ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। लेकिन ये मॉडल सफल नहीं हुआ और जनता के उपभोग के आनंद लोग तक नहीं जा पाए। जो जनता को उसने सपने दिखाए थे कि हम आपको डेवलप कर देंगे, आपको पूंजीवाद की तरफ ले जाएंगे और आप अच्छे तरीके से जीवन यापन करोगे, तो ये सारी की बातें ही रहेगी। और ये जो मॉडल है पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं रहा, पूरी तरह कामयाब ये नहीं हुआ। शॉक थेरेपी में कुछ खास बातें थी, कुछ खास किस्म की चीज़ें थी। वो क्या थी वो देख लेते हैं हम। पहला था, इसमें निजी स्वामित्व को महत्व दिया गया। मतलब प्राइवेट, पहले क्या था, समाजवाद के अंदर समाज लोगों के राज्य को मुखिया बनाया गया था। यहाँ पे अब कोई भी व्यक्ति अपने निजी संपत्ति का मालिक बन सकता है। दूसरी बात, मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया। इसमें फ्री ट्रेड, मतलब कोई भी देश एक दूसरे से लेन देन व्यापार वगैरह कर सकता है। राज्य की संपदा का निजीकरण, जितने भी हॉस्पिटल बिल्डिंग वगैरह या जो भी
हमारी ऐसी संपदाएं हैं जो राज्य सरकार की हैं, उस सरकार के हाथ में ना होकर के अब प्राइवेट लोगों के हाथ में कर दी गई। सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म, मतलब कि ये था कि पहले जो खेती बाड़ी होती सामूहिक तौर पर सरकार के अंदर होती थी, लेकिन अब शॉक थेरेपी के बाद इसमें क्या कर दिया गया, इसको निजी मतलब प्राइवेट लोगों के हाथ में छोड़ दिया गया। मुद्राओं की आपस में अदला बदली संभव हो गई। पहले क्या थी, ज़्यादा मुद्राओं की अदला बदली नहीं होती थी, वो सरकार के द्वारा होता था, लेकिन अब ये मुद्राओं की आपस में अदला बदली आसान हो गई। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ना, अब जो देश आज़ाद हो रहे थे वो धीरे धीरे शॉक थेरेपी की वजह से पश्चिमी देशों के साथ जुड़ने लगे। पूंजीवादी व्यवस्था की प्रधानता, इसके अंदर देखें तो जो पूंजीवादी देश थे वो धीरे धीरे पूंजीवाद और निजीकरण को बहुत तेज़ी से बढ़ावा मिल रहा था एक तरीके से। तो कुल मिला के ये सब कुछ यहाँ पे शॉक थेरेपी में देखने को मिला हमें। चलते हैं आगे, शॉक थेरेपी के क्या परिणाम रहे। शॉक थेरेपी जब अच्छी थी इतनी या जो भी बुरी थी वटेवर, तो उसके कुछ परिणाम भी रहे हमारे सामने। पहली चीज़, इसमें सबसे पहला ही पॉइंट आपको लिखा कि 1990 में ये पॉलिसी बनाई गई थी, शॉक थेरेपी लोगों को आनंद लोक तक ले जाने में असमर्थ हो गई, असफल रही। मतलब जो सपना था वो सपना पूरा नहीं हुआ। नंबर दूसरा, इससे जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह बर्बाद हो गई। रूस के अंदर जितने भी उद्योग धंधे थे वो चौपट हो गए, चरमरा गए। लगभग 90% उद्योगों को निजी कंपनियों, निजी लोगों के हाथ में बेच दिया गया। नागरिकों को अपने अधिकार पत्रों को, मतलब जो उनके पास प्रॉपर्टी के जो पेपर्स वगैरह थे उनको ब्लैक मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग वाले लोगों के हाथ में बेचना पड़ा। जो रूस की जो मुद्रा थी रूबल, वो उसका बहुत तेज़ी से गिरावट आई, इसमें उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा मार्केट में डाउन हुई। अब इसकी वजह से क्या हो गया, वहाँ पर महंगाई का लेवल, इसे कहते हैं मुद्रास्फीति, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और मुद्रास्फीति चीज़ों की महंगाई होने की वजह से लोगों के पास जो पैसा था, जितनी जमा पूंजी थी, वो उनकी जेब से खर्च होती रही। वहाँ पर जो सामूहिक खेती थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब क्योंकि सामूहिक खेती ख़त्म हो गई है, तो वहाँ खाने पीने की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई, जिसकी वजह से खाने पीने की जो चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ती थी, मतलब कि आयात करना पड़ता था। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था भी नष्ट हो चुकी थी शॉक थेरेपी की वजह से। माफिया वर्ग का उदय हुआ, जिसने कई देशों में अपना आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया। माफिया मतलब जो बड़े बड़े रईस लोग थे, जिन्होंने इस समय ब्लैक मार्केटिंग का फ़ायदा उठा करके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा पैसा कमा लिया था, उसने क्या किया, अब अपना आर्थिक नियंत्रण बना लिया था। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। चलते हैं आगे। अगले पॉइंट में हम देखेंगे कि अमीर और गरीब लोगों के बीच आर्थिक असमानता बढ़ी। अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। अगला पॉइंट, लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण प्राथमिकताओं के आधार पर नहीं हुआ। जितनी संस्थाएं थी, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, उनको ये नहीं देखा कि कौन से ज़रूरी है, कौन से ज़रूरी नहीं है, बल्कि कैसा भी उनका निर्माण कर दिया गया था। कमज़ोर संसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्तियाँ, जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन हुआ। मतलब संसद को अधिकार कम दिए गए और राष्ट्रपति को शक्तियाँ ज़्यादा दे दी गई, जिसकी वजह से वहाँ की जो सत्ता थी और जो राष्ट्रपति का जो शासन था वो ज़्यादा प्रभावशाली हो गया। बात करें वित्तीय संस्थान थे, एक दो बैंकों का नाम इनकॉम करके बैंक था, जो कि पूरी तरह दिवालिया हो गया और इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता था। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल क्यों कहा जाता है शॉक थेरेपी को? क्योंकि इस समय उद्योग को किसी भी प्राइस पर, किसी भी, कहते हैं ना कि भैया आपके पास 100 रुपये तो 100 रुपये दो, 500 है तो 500, जिस रेट पर भी औने पौने दामों पर यूरोप के बहुत ज़्यादा उद्योगों को किसी भी रेट पर बेच दिया गया, इसलिए इसे हम कहते हैं इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल। बात करें, जो शॉक थेरेपी थी वो पूरी तरीके से असफल रही अपने प्रयोजन में। जो उसने वादा किया था लोगों को आगे बढ़ाने का, विकास करने का, वो पूरी तरह फैल रहा। बात करें संघर्ष और तनाव, सोवियत संघ टूट गया, शॉक थेरेपी फैल हो गई, तो अब बहुत ज़्यादा संघर्ष और तनाव का माहौल रहा। जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मुसीबतें देखने को मिली दोनों देशों के पास। तो सेम उसी तरीके से इस विघटन के बाद भी जो देश थे उनमें कुछ संघर्ष और तनाव की स्थितियां हमें देखने को मिली हैं। तो सोवियत संघ के जो अधिकांश गणराज्य थे संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र थे। भाई वहाँ पे क्या, ज़्यादातर देशों में क्या थे, संघर्ष होने की उम्मीद थी। जो रूस था, रूस के जो दो गणराज्य थे चेचन्या और दागिस्तान, उनमें अलगाववादी हिंसा का आंदोलन, मतलब मारपीट तक चीज़ें आ गई थी। चेकोस्लोवाकिया दो भागों में विभाजित हो गया, चेक और स्लोवाकिया। ताजिकिस्तान जो कि एक देश था, अलग हुआ था सोवियत संघ के से। वहाँ पर 2001 मतलब 1991 में अलग हुआ था ये, एंड 2001 लगभग 10 सालों तक वहाँ पे गृह युद्ध चलता रहा। बात करें जो जॉर्जिया है, जॉर्जिया में जो दो प्रांत थे, दोनों प्रांत अलग होना चाहते थे, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या चला, गृह युद्ध चला। यूक्रेन
किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में जो मौजूद शासन थे उनको हटाने के लिए वहाँ पर आंदोलन चलते रहे। तो ये सारी संघर्ष देखने को मिले। और भी आगे हम देख रहे हैं इसमें मध्य एशियाई जितने गणराज्य थे वहाँ पर क्या थे, इस मध्य एशिया वाले हिस्से में पेट्रोल और तेल के भंडार थे। इसी कारण यहाँ पर क्या जो बाहर की कंपनियाँ हैं वो आ रही थी और आपस में कंपटीशन कर रही थी। एक तरीके से यहाँ पर बाहरी कंपनियों की ज़्यादा नज़र थी, बाहरी लोगों का यहाँ पे ज़्यादा दखल अंदाजी बढ़ने लगी। जो बाल्कन गणराज्य है वहाँ पर यूगोस्लाविया के अंदर क्या चला, गृह युद्ध चला। बताया ना, यूगोस्लाविया का पतन हो गया था और यहाँ पे ये कई हिस्सों में बट गया, जिसमें आपके बोस्निया, अर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, इन सब ने अपने आप को अलग घोषित कर दिया। बात करें बाल्टिक क्षेत्र तो यहाँ पे लिथुआनिया ने मार्च 1990 में खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। इसी तरीके से एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया इन लोगों ने 1991 में यूएनओ की सदस्यता ले ली। यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें ज़्यादातर देश शामिल होना चाहते थे। तो 1991 में इन देशों ने क्या किया, उसकी सदस्यता ली और 2004 में ये नाटो के सदस्य बन गए। हमने शायद पहले ही पढ़ा इसके बारे में। आगे चलते हैं, पूर्व साम्यवादी देश और भारत। उस समय भारत की क्या स्थिति थी रूस के साथ। देखें, पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध थे। रूस के साथ तो बहुत ही विशेष और गहरे संबंध भारत के थे, क्योंकि भारतीय फिल्मों की बात करें तो भारतीय फिल्में रूस और सोवियत संघ के बहुत सारे देशों में, बहुत सारे राज्यों में बहुत ज़्यादा फेमस थी। वहाँ पे राज कपूर जो कि डायरेक्ट हमारे हीरो थे, राज कपूर, वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, फेमस थे। उनकी फिल्में तो कोई भी नहीं छोड़ता था। स्पेशली एक लोकेशन थी जिनके यहाँ उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा फेमस था। दोनों ही जो देश हैं उन दोनों का सपना था कि विश्व क्या है, बहुध्रुवी बने। मतलब कोई भी एक शक्ति ना होकर के बहुत सारे इसके मल्टीपल शक्तियाँ रहें, ताकि एक दूसरे किसी भी पर्टिकुलर देश का, किसी भी एक देश का दुनिया पर महाशक्ति के रूप में कब्जा ना हो सके। आगे बात करें, दोनों देश सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को वार्ता द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। हम एक एक बात को ढंग से समझ लेते हैं इसको। पहले पॉइंट में से लिखा है सह अस्तित्व। इसमें कभी भी ये दोनों देश नहीं चाहते थे कोई दूसरा देश किसी देश के इंटरनल मैटर पे अफेयर करे, बोले तो वो सह अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं। बात करते हैं सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा के अंदर देखें तो सामूहिक सुरक्षा मतलब हम लोग समूह में रह करके सुरक्षा के इंतजाम करें, क्योंकि अकेले अकेले क्या है, संगठन के रूप में अगर हम रक्षा करेंगे अपने समूह की तो ये ज़्यादा प्रभावशाली होगा। इसके बाद है क्षेत्रीय संप्रभुता। हर एक देश की अपनी संप्रभुता होती है, अपनी कुछ सॉवरेनिटी होती हैं। तो सभी चाहते हैं कि क्षेत्रीय आधार पर हमारे इंटरनल मैटर पे कोई भी इंटरफेयर ना करे। स्वतंत्र विदेश नीति, हमारी विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी दूसरे देश का दबदबा या कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे विभिन्न देशों के बीच या कोई भी दो देश हैं, चाहे हम रूस और भारत की बात करते हैं, अगर उनके बीच मान लेते कोई झगड़ा होता है तो उस झगड़े को बात के द्वारा मतलब बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। जैसा बताया मैंने कि यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ था एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो ये दोनों देश ही, साम्यवादी देश और भारत, मतलब यहाँ पे साम्यवादी देश का मतलब रूस है, रूस और भारत दोनों ही चाहते हैं कि यूएनओ मजबूत हो। बात करें 2001 में रूस और भारत ने 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किया। कितने 80 द्विपक्षीय समझौतों पर इन्होंने हस्ताक्षर किया। बात करें अगले पॉइंट की तो पता चलता है भारत रूसी हथियारों का दूसरा बड़ा खरीदार देश है। दूसरा नंबर आता है हथियार खरीदने के मामले में रसिया से भारत का। भारत में रूस से तेल का आयात होता है। जो तेल होता है पेट्रोलियम वगैरह वहाँ से मंगवाया जाता है, रूस और भी देशों से मंगवाया जाता है, लेकिन रूस से भी मंगवाया जाता है। भारत को परमाणु योजना तथा अंतर्राष्ट्रीय योजना में रूसी मदद मिली है। कई बार हमने देखा है भारत कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत की भी अपनी एक सोच है कि कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान वहाँ से ऊर्जा जैसी चीज़ों का आयात किया जा सके। भारत और रूस बहुत से वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार है, मतलब ऐसा पार्टनर वो लोग इन चीज़ों पे काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोनों देशों के मध्य देखी गई।
देखो ये आई थिंक स्लाइड दोबारा रिपीट हो गई है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे तरीके से। उसमें आई थिंक फिगर नहीं था, चित्र नहीं था, इसमें चित्र बना के दिखाया है कि भारत और रूस किस तरीके से, ये रूस का फ्लैग और ये भारत का फ्लैग, दोनों देशों में कितने अच्छे संबंध को हैं उस चीज़ को दिखाने की यहाँ पे कोशिश की गई। अब वर्तमान संदर्भ की बात करें, जो आजकल चल रहा है उस हिसाब से दोनों देशों में कैसा है वर्तमान संदर्भ, मतलब मौजूदा स्थिति। तो गोवा 2016 में ब्रिक्स का क्या हुआ था, एक सम्मेलन। ब्रिक्स क्या है आपको आने वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो वहाँ पर 27वें सम्मेलन के अंदर देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा को लेकर के, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत कई मुद्दों पर क्या हुआ, बढ़ावा देने के लिए इन लक्ष्यों पर बल दिया गया। तो ब्रिक्स के एक समिट पर ये दोनों देश के राष्ट्रपति और हमारे देश के प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर इस सम्मेलन में शामिल होकर के एक दूसरे को सहयोग बढ़ावा दे रहे थे। बात करें एक और महत्वपूर्ण बिंदु इसी कड़ी का कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों ने मिलकर 2018 में रूसी संघ के सोची शहर में, शहर का नाम है सोची शहर में, अपना पहला अनौपचारिक अनऑफिशियल शिखर सम्मेलन आयोजित किया। जनरली ऑफिशियली मीटिंग होती, लेकिन यहाँ पे अनऑफिशियल मीटिंग हुई थी 2018 में। ठीक है, बात करें यहाँ पे पूर्व सोवियत संघ और देश में वर्तमान संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी भारत के लिए जो मानी जाएगी वो है 2019 में राष्ट्रपति पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रूस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल प्रदान किया, जो रूस का सबसे बड़ा अवार्ड है। ये अवार्ड भारतीय प्रधानमंत्री को रूस के द्वारा दिया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसमें आपका एक महत्वपूर्ण बात आपको जो जाननी है यहाँ पर वो ये है कि सोवियत संघ के जो जितने नेता थे उनका कार्यकाल कैसा कैसा यहाँ पे रहा। तो शुरुआती समय 1917 से होती है। किससे? 1917 से। तो 1917 में व्लादिमीर लेनिन ने रूस की जो क्रांति थी, समाजवादी क्रांति, उसके बाद वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की संस्थापना की। तो वहाँ पे संस्थापक के तौर पर जाने जाते व्लादिमीर लेनिन, और ये 1917 से लेकर के 1924 तक वहाँ के नेता रहे हैं। बात करें दूसरे व्यक्ति, जोसेफ स्टालिन, इन्होंने 1924 से लेकर के 1953 तक, वे लेनिन के बाद वहाँ के नेता बने रहे। उसके लेनिन के उत्तराधिकारी के रूप में ये जाने जाते हैं, मतलब ये लेनिन के विचारों से प्रभावित थे। बात करें अगले व्यक्ति की, निकिता क्रुश्चेव, जो कि 1953 से 1964 तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने रहे। बात करें लियोनिड ब्रेजनेव, 1964 से 1982 पद के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाती है और ये देश के सोवियत संघ में राष्ट्रपति रहे। बात करें मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि अंतिम राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के, 1985 से 1991 के बीच ये वहाँ के राष्ट्रपति रहे। सब देखिए आगे, बोरिस येल्त्सिन, जो कि पहले निर्वाचित राष्ट्रपति थे किसके? रूस के, क्योंकि सोवियत संघ टूटा और रूस बचा, तो उसके पहले निर्वाचित राष्ट्रपति थे। सबसे लास्ट में जो मौजूदा है व्लादिमीर पुतिन, 2012 से लेकर के वर्तमान राष्ट्रपति हैं रूस के। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत मेहनत से बनाया वीडियो, कई दिनों की मेहनत की वजह से वीडियो बन के तैयार हुआ है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।